Hello everyone, this is Sanya and welcome to my channel. Today I am going to explain you from this video a new topic of your class 12 semester 4 English B textbook, that is The Greenhouse Effect, written by Carl Dennis, which is the third poem from your syllabus. So let's begin with the poem. So before starting the poem, सबसे पहले हम एक बार टाइटल को देख लेते हैं, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब आप सभी जानते होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है आज उसको क्लियर कर लेते हैं. यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको समझते हैं टाइटल को, देन पोएट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. वैसे ही पोएम बहुत ज़्यादा लेंदी है तो हम कुछ अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देखेंगे, ठीक है. सीधा टू द पॉइंट पूरा पोएम कंप्लीट करेंगे. ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना. और नए हो अगर चैनल में और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी. साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. और क्या अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. नाउ स्टार्ट करते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब होता है? सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट? सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अर्थ्स नेचुरल प्रोसेस वेयर एटमॉस्फेरिक गैसेस like carbon dioxide, methane, water vapor, etc. trap some of the sun's heat, acting like a blanket to keep the planet warm enough for life. ग्रीनहाउस इफेक्ट हमारे पृथ्वी की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे जो हवा में पाए जाने वाले गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है जो हमारे पृथ्वी के तापमान को रखती है गर्म, ठीक है. मीन्स हमारा जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर को वार्म रखने में हेल्प करती है बाय एब्जॉर्बिंग द सन्स हीट. सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर और इस तरीके से टेम्परेचर को वार्म रखती है. सो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस. कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है. तो ये सारी गैसेस क्या करती है? सन के हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है. जब सन की हीट पड़ती है अर्थ में तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसे, और जितना उसे चाहिए होता है एब्जॉर्ब करती है, बाकी सारा रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में. ओके, अब जो उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है, अर्थ के ऊपर हमें पता है एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, यानी एयर की लेयर होती है, जो कि एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, ठीक है. और क्योंकि इस ब्लैंकेट में आपने देखा कि हीट एब्जॉर्ब हुई हुई है, तो उसकी वजह से प्लैनेट कैसा होगा? वार्म होगा. इतना भी वार्म नहीं होगा, लेकिन उतना वार्म होगा जो कि हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए या ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है. हम ह्यूमन्स के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स है, बाकी सारे छोटे से लेके बड़े जानवरों तक, हर किसी को ऐसा सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ऐसा सूटेबल वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल, ठीक है. तो ये उसको पॉसिबल बनाती है. सो दिस इज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो फ्रेंड्स, ये तो था आपका सिंपल सा अर्थ का नेचुरल प्रोसेस, ठीक है. लेकिन अब हो क्या रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है आपका इन्वायरमेंट में, कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका हो रहा है डिसबैलेंस. कैसे डिसबैलेंस हो रहा है? ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है. तो अब ये एटमॉस्फेयर में बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो सन की हीट एब्जॉर्ब की जाएगी इनके द्वारा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है इनकी. तो इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, राइज करेगा अर्थ का टेम्परेचर. जितना ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब होगा, उतना क्वांटिटी में आपका ये हीट जो है बढ़ता जाएगा, वार्मथ जो है अर्थ की बढ़ती जाएगी. और जितना हमें ज़रूरत थी वार्म की वो तो मिल रही थी ऑलरेडी, लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है, और ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, या फिर हमारे रहने के लिए. दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. और ये क्या होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज भी आता है, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बदल जाता है. अब कार्ल डेनिस ने हमें बताया है कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हम इंसानों को फेस करनी पड़ सकती है. हमारा जो लाइफस्टाइल है पूरी तरीके से बदल जाएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. तो वो हमें बता रहे हैं कि हमें अगर फ्यूचर जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को बचाना है, अगर हमें खुद को बचाना है, तो हमें अभी से सभी लोगों को क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे ही जो है देखभाल करनी पड़ेगी इन्वायरमेंट की. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो कि बहुत ही भयानक होने वाले हैं, वो उन्होंने इस पोएम में दिखाया है. उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस बताया है कि आने वाली जनरेशन में क्या हो सकता है. तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि अगर हमने अभी से प्रोटेक्ट नहीं किया इंडिविजुअल लेवल पे, तो आने वाले जनरेशन में क्या होगा. सो ये पोएम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हमें बताती है कि अगर ऐसे ही आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो उसकी वजह से आने वाली दुनिया हमारी कैसी होगी.
ये सिर्फ हमारे क्लाइमेट को ही नहीं बदलेगी, बल्कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी इकोनॉमी, हमारे पावर, हमारे जीवन के हर एक पहलू को ये बदल के रख देगी। ठीक है, तो उसी पे हमारे पोइट ने विचार करते हुए ये पोयम लिखी है। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे अर्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में। सो सबसे पहला क्या इम्पैक्ट है इसका? राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले किसी को एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी घर में, सब लोग कूलर से, पंखे से लगा लेते थे, अपना काम चला लेते थे। लेकिन आज सबको एसी चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है ग्लोब का, हमारे अर्थ का। पहले 15 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री इतना तक पहुँचता था समर सीजन में टेम्परेचर, लेकिन अब 40 डिग्री, उससे भी ज़्यादा हो गया, 40+ हो गया है। तो ये सब क्या है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट है। दूसरा, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अब क्योंकि ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अब ये आइस कैप्स जो अभी जमी हुई थी सारी नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, अब ये सारी धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। और जब ये पिघलेंगी ना, तो इसका पानी सारा पता है कहाँ जाएगा? आपका समुद्र में। और समुद्र में पानी जब राइस कर जाएगा, तो वो पानी कहाँ जाएगा फिर? वो हमारे ज़मीन इलाके में आ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड होगा, साइक्लोन आएंगे, मतलब सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। सी लेवल राइज करेगा। फिर इसके अलावा आपको वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलेंगे। मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक ड्रॉट्स, फ्लड, हीट वेव्स। ठीक है, उसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन। सो दीज आर ऑल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे आपके ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, कार्ल डेनिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो कार्ल डेनिस, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? सेंट लुइस, मिसौरी में। कब हुआ था? सितंबर 17, 1939 में। Carl Dennis is a Pulitzer Prize winning American poet and educator known for a plain spoken and accessible narrative style that explores the intricacies of everyday life, moral choice and human connection. Friends, Carl Dennis ने The Greenhouse Effect कब लिखा था पोयम? इन्होंने लिखा था 1975 में। ठीक है, और इन्होंने पब्लिश कब किया अपना ये पोयम? 1985 में। आप लोग ध्यान रखना, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो पोयम है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, यानी इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ओके, सो आप देख सकते हो ये पोयम तब लिखी गई थी 1975 में। तब भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था, और आज तो उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जो पूरा पोयम आप पढ़ोगे ना, सो वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे, क्योंकि कार्ल डेनिस अमेरिकन पोइट है, तो उन्होंने लिखा भी अमेरिकन पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप क्लास 12 में हैं एंड सेमेस्टर 4 के लिए आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, तो वो ऑलरेडी मैंने अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ूंगी इस पोयम के। ठीक है, और ये आपको समझाऊंगी। देखो, फर्स्ट 4 लाइन्स क्या कहती है पोयम की? द ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड विल लाइकली गो ऑन एंड द ग्रेन बेल्ट्स बिगिन टू स्लाइडर क्लोजर टू द पोल्स. The plain states will be abandoned as giant dust bowls. Greenland and Antarctica will join the new great powers. अब फर्स्ट लाइन समझाती हूँ। देखो, द ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड विल लाइकली गो ऑन। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स पे आप ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ है? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है प्रोग्रेसिंग स्लोली, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है टेंडेंसी, माने तापमान। लाइकली, लाइकली माने परहैप्स या प्रोबेबली। ठीक है, मतलब ऐसा उनका मानना है कि ऐसा हो सकता है। गो ऑन, गो ऑन मीन्स विल कंटिन्यू। अब समझो, समझ आया थोड़ा बहुत? यानी क्या हो रहा है? पोएट कहते हैं कि धीरे धीरे ये जो गर्मी का तापमान है ना, वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा उनका मानना है कि धीरे धीरे करके गर्मी का तापमान ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और अब अगर गर्मी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? तो सेकंड लाइन में देखो, उन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में बताया है कि अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। वैसे तो उन्होंने पूरे पोयम में ही इस गर्मी के तापमान के बढ़ने का कॉन्सिक्वेंस हमें बताया है। एंड द ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन बेल्ट्स का मतलब होता है अ बेल्ट वेयर एग्रीकल्चर टुक प्लेस, जिसको हम एग्रीकल्चरल जोन्स भी कहते हैं, यानी जहाँ पे
क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे खेती की जाती है। बिगिन, बिगिन माने स्टार्ट। स्लाइड, स्लाइड माने शिफ्ट। पोल्स आप जानते हो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो कह रहे हैं कि जो ग्रेन बेल्ट्स है, यानी जहाँ पे अभी खेती की जा रही है, वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे शिफ्ट करना किसकी तरफ, पोल्स वाले कंट्रीज की तरफ। यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जो कंट्रीज है लाइक ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, है ना, वो सारे जो कंट्रीज है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे हमारे ग्रेन बेल्ट्स, यानी हमारे खेती करने की जगह। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ग्रेन बेल्ट्स स्लाइड होके ऐसा पानी से जाते हुए जो ज़मीन है वो पोल्स की तरफ चली जाएगी, टकरा जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ग्रेन बेल्ट्स स्लाइड करने का मतलब ये है कि आज जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं ना, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से होगा ये कि आज जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं वो पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का सारा वेजिटेशन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो अब जो हमारी पॉपुलेशन है, हम जो लोग हैं, हम इंसान कहाँ जाएंगे? अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमें ज़मीन मिलेगी खेती करने के लिए, क्योंकि हम बिना खाए पिए तो नहीं रह सकते, है ना। तो जब भी ऐसा होता है कि कहीं पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, तो वहाँ से लोग शिफ्ट करके कहाँ जाते हैं, जहाँ पे खेती की जा सकती है। ऐसा हम लोग करते आ रहे हैं, है ना, हमारे पुराने सिविलाइजेशन से ऐसे ही चलता आ रहा है। जहाँ पे सूखा पड़ जाता है लोग क्या करते हैं, वहाँ से हटके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही अब ग्रेन बेल्ट्स जो जहाँ पे आज हम खेती कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। तो फिर हम लोग कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे, पोल वाले कंट्रीज़ की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे खेती करने के लिए, वहाँ रहने के लिए। तो यही बोला जा रहा है। अब अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव में देखोगे तो ग्रेन बेल्ट्स जैसे कि आपका जैसे हरियाणा है, पंजाब है ना, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। तो दीज आर द ग्रेन बेल्ट्स जहाँ पे आपके ग्रेन्स उगाए जाते हैं। और अगर अमेरिकन पर्सपेक्टिव में देखोगे तो आपका यूएसए में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे, यूएसए के, जहाँ पे ग्रेन बेल्ट्स हैं, ठीक है। तो वो सारे सूख जाएंगे। जब ऐसा होगा ना तो क्या होगा, लोग शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे पोल्स की तरफ। अब आप ये सोचो कि पोल्स की तरफ क्यों लोग जाना स्टार्ट कर देंगे? वहाँ पे तो पूरा तरीके से बर्फ़ से ढका होगा सब कुछ, पूरी जगह जो है बर्फ़ से ढकी होगी, तो वहाँ लोग कैसे जाएंगे? तो आप ये सोचो कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्रेन बेल्ट्स जो है, जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं ज़मीन इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं है, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखो, पोल्स वाले इलाके में भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो आइस केप्स है वो पिघलना स्टार्ट करेंगे, ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ का जो जितना भी बर्फ़ है सब पिघल जाएगा। और जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो वहाँ पर ज़मीन दिखाई देगी, ठीक है। बर्फ़ के नीचे क्या है, ज़मीन ही तो है ना, तो वो ज़मीन बाहर आ जाएगी। और पानी तो वैसे ही आपका वहाँ से निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि बर्फ़ पिघलती है तो पानी निकलता है, तो वहाँ से रिवर मिल जाएगी। इसके अलावा ज़मीन पूरा मिल जाएगा, तो पानी भी है, ज़मीन भी है, फेवरेबल क्लाइमेट भी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा हीट। तो इसकी वजह से वहाँ पे सूटेबल हो जाएगा ग्रेन बेल्ट्स के लिए, ठीक है। अब समझ आया? तो यहाँ तो बंजर पड़ जाएगा, लेकिन पोल्स वाले इलाके एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे खेती के लिए, लोगों के रहने के लिए। और जैसा बताया कि ग्रेन बेल्ट्स जब स्लाइड हो जाएंगे क्लोजर टू द पोल्स, तो जो प्लेन स्टेट्स हैं वो सारे के सारे अबेंडेंड हो जाएंगे, मीन्स खाली हो जाएंगे, डिजर्टेड हो जाएंगे। प्लेन स्टेट्स माने फ्लैट एरियाज, ठीक है। अबेंडेंड का मतलब होता है डिजर्टेड, मीन्स खाली हो जाना। कैसे हो जाएंगे? जॉइंट डस्ट बोल्स जैसे। जॉइंट माने डस्ट बोल्स ना, बड़े धूल के कटोरे जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हालत बताई गई है कि सब लोग तो पोल्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन जो प्लेन स्टेट्स है जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं वो पूरा खाली पड़ जाएगा, क्योंकि लोग शिफ्ट कर जाएंगे, तो पूरा डेजर्टेड हो जाएगा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धूल की चादर उड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो डस्ट बोल्स का नाम इन्होंने लिया ना, तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि देखा गया है सबसे पहली बार अमेरिका में और कनाडा में। सबसे पहले देखा गया था सितंबर 14, 1930 में। So dust boils happen in USA due to farmers used excessive pesticides and insecticides. As a result, all grass was dead and upper part of grass was converted into dust. तो ये उन्होंने कोई ख्याली पुलाव बना के आपको नहीं बताया कि जॉइंट डस्ट बोल जैसा बन जाएगा। ये ऐसा असल में हुआ भी है अमेरिका में, कनाडा में, जब फार्मर्स ने सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया था, जिसकी वजह से जितना भी ग्रास था वो सब मर गया था, डेड हो गया था। और जो उसका अपर पार्ट था ना ग्रास का, वो क्या हो गया था, कन्वर्टेड हो गया था डस्ट में। और जब डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, धूल का बन जाता है, और अगर हवा चलेगी तो वो धूल फिर उड़ने लगेगी इधर उधर, है ना। तो इस तरीके से जब विंड फ्लो करती है तो साथ में अपने डस्ट को लेके चलती है।
सो ये जो फेनोमिना है ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बहुत बार देखा गया। 1934 में देखा गया था, फिर 1936 में देखा गया था, 1939 में देखा गया था, 1940 में एट्सेट्रा बहुत बार देखा गया। ये फेनोमिना रिपीटेड हुआ है ये। तो इसी तरीके से पूरा हो जाएगा हमारा सारा प्लेन स्टेट्स, क्योंकि सारी ग्रीन बेल्ट्स क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट्स में, पूरी तरह मरुभूमि में बदल जाएगी। अब जब सारे प्लेन स्टेट्स खाली हो जाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका जैसे देशों में, जो पोल्स में है, जो पोल्स की तरफ है। तो अब ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका में जब सब लोग चले जाएंगे तो ये सारे एरियाज़ जो है, पहली बात तो यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। और आप लोग जानते हो जब जो एरिया ग्रीन बेल्ट्स वाला होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लोग वहाँ पे जाते हैं तो फिर मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाती है, पॉलिटिकल कंडीशन भी अच्छी हो जाती है, मतलब हर तरीके से लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाता है, तो मीन्स पावर में आ जाती है वो, है ना। सो ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका विल जॉइन द न्यू ग्रेट पावर्स। आज जो ग्रेट पावर्स है जैसे हमारा यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, ठीक है, और भी बहुत सारे देश हैं, तो ये सारे अभी पावर में हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ये सारे प्लेन स्टेट्स पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे, डेजर्टेड हो जाएंगे, और उसकी जगह कौन ले लेगा, ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका जैसे देश ले लेंगे। ये लोग फिर पावर में आ जाएंगे। सो देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ पावर। जो आज ग्रेट पावर्स है, आप देखना कुछ सालों बाद ये पावर और नहीं रहेंगे और उसकी जगह पे ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका जैसे देश ले लेंगे। आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो आप सभी जानते हो कि पावर कभी भी एक के हाथ में नहीं रहती, पावर बदलती रहती है। आज इसके पास पावर है तो कल शायद किसी और के पास होगी, परसों किसी और के पास। सो देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ पावर। आई होप आपको ये फर्स्ट 4 लाइन्स समझ आई होंगी। अब हम नेक्स्ट लाइन्स को समझते हैं, ठीक है। 5 लाइन्स को अब हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं रीड करती हूँ, देन आपको मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद स्टैंजा वाइज समझाऊंगी, ठीक है। सो इवन इफ वी प्ले देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर फॉर मोर एड we will still be poorer than we are now. Life will be different. Good tillable land so dear. The suburbs will give way to farms. The cities fill up again with people too poor to own cars. So यहाँ पे देखो, even if we play, अगर हम play them off against each other, we कौन है यहाँ पे, अमेरिका जैसे पावरफुल देश, ठीक है, और देम कौन है यहाँ पे, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका जैसे आज जो छोटे आइलैंड कंट्रीज है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पोएट कि अगर हम ये ग्रेट पावर्स जो आज है ना, वो इन छोटे जैसे आइलैंड नेशंस को अगर एक दूसरे से आपस में लड़वा भी देना फॉर मोर एड, अपने मदद के लिए, या फिर इनसे मदद मांग ले, वी विल स्टिल बी पुअरर देन वी आर नाउ, तब भी हम आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, ठीक है। हम आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। हम चाहे कुछ भी कर ले, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर ले, हम वो सुपर पावर्स दोबारा से नहीं बन पाएंगे। हमारी स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज फूड विल बी नॉट अवेलेबल। फूड हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगा। जिसके पास ग्रेन्स होंगे वही पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कर पाएगा। और उस समय फ्यूचर में आने वाले जनरेशन में क्या होगा, जो ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका जैसे देश है उन्हीं के पास ग्रेन्स होंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे आज के मुकाबले। तब हम कितनी भी कोशिश कर ले अपनी मदद के लिए, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे आपस में इन दोनों को लड़वा ही क्यों ना दे, देशों को आपस में, ठीक है। लाइफ विल बी डिफरेंट, जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। गुड टिलेबल लैंड सो डियर, खेती करने के लिए जो ज़मीन होगी इतनी ज़्यादा रेयर हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ रेयर कब होती है, जब उसकी कमी होती है ना। तो गुड टिलेबल लैंड की इतनी ज़्यादा कमी होगी कि उसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, कोई ख़रीद नहीं सकता। द सबर्ब्स विल गिव वे टू फार्म्स। अब ये सबर्ब्स क्या चीज़ है? देखो, सबर्ब्स कब बनते हैं पता है? जब इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है तब बनते हैं। यहाँ पे होता क्या है सबर्ब्स में, एक एरिया में, एक जगह पर सारे लोग इकट्ठे होकर रहने लगते हैं, ठीक है। इस पूरे इलाके में लोग एक साथ इकट्ठे होकर रहेंगे, और इसके आसपास वाला जो एरिया है, इसके आसपास जो जगह है, वहाँ पे जैसे ये वाली जो जगह है इसके अराउंड में लोग क्या करेंगे? खेती करेंगे। यानी एक जगह है जहाँ पे सारे लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है, शहर की तरह लोग एक साथ मिलके रहेंगे, और इसके अराउंड में जो जगह होगी यहाँ पे ये लोग खेती करने लगेंगे, ठीक है। इस एरिया को बोला जाता है जहाँ पे ये लोग खेती करते हैं, शहर के अराउंड, उसको हम सबर्ब्स बोलते हैं।
सो सबर्ब्स क्या थे, पहले ना विलेज हुआ करते थे छोटे छोटे, लेकिन फिर डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से, तो वो सिटी में कन्वर्ट हो गए सबर्ब्स, ठीक है। लेकिन अब नाउ एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, और सबर्ब्स अब दोबारा से विलेज बन जाएंगे, और वो सिटी नहीं रहेंगे, अब दोबारा से विलेज बन जाएंगे। द सबर्ब्स विल गिव वे टू फार्म्स, मतलब दोबारा से वो क्या बन जाएंगे, विलेज बन जाएंगे। सो सबर्ब में वो लोग रहते हैं जिनके पास ज़मीन होती है खेती करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सबर्ब में खेती की जाती है। और शहर में लोग क्या करते हैं, शहर में लोग काम करते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती वो लोग शहर में रहते हैं और शहर में खेती करते हैं। लेकिन अब होगा क्या कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो ज़मीन नहीं होगी, ज़मीन नहीं होगा तो खेती नहीं कर सकते, तो सारे के सारे जो सबब में लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे सिटीज़ में आने लग जाएंगे। ये लोग सिटी में आने लग जाएंगे काम की तलाश में, ठीक है, क्योंकि अब इनके पास खेती करने के लिए ज़मीन ही रहेगी, ठीक है। तो शहर में जो जनसंख्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। द सिटीज़ फिल अप अगेन विद पीपल, शहर दोबारा से लोगों से भर जाएंगे। टू पुअर टू ओन कार्स, इतने ज़्यादा गरीब हो जाएंगे लोग कि लोगों के पास अपना खुद का ट्रैवल करने के लिए भी खुद का कार नहीं रहेगा। आज जैसे सबके पास कार है ना, खुद की, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, लोग इतने गरीब हो जाएंगे कि वो अब कार भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यही बोला गया इसमें। सो आपको देखने को क्या मिला यहाँ पे इन लाइन्स को पढ़ के, कि दोबारा से गरीबी आ जाएगी। पॉवर्टी एंड सिंप्लिसिटी, लोग एकदम सादा जीवन जीने लगेंगे, क्यों, क्योंकि गरीबी आ गई है, उनके पास पैसा होगा नहीं, ज़मीन नहीं होगी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम आगे की 4 लाइन्स को समझते हैं। वॉकिंग टू वर्क और क्राउडिंग ऑन ट्रॉलीज, वी विल move down streets lined with practical nut trees, not elms and oaks, with vegetables crowding the front lawns. The tax base will be too small to support the public buildings. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको एक चेंज सिटी देखने को मिलेगा, सिटी का लैंडस्केप पूरी तरीके से चेंज मिलेगा। कैसे, देखो होगा क्या, अब जब लोगों के पास खुद की कार नहीं होगी तो उन्हें काम करने के लिए अपना घर से बाहर निकलेंगे, दूर दूर जाएंगे काम करने के लिए, तो उन्हें पैदल जाना पड़ेगा या फिर उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना पड़ेगा। लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में वॉकिंग टू वर्क, मतलब काम पे जाना है तो उसके लिए या तो वॉक करके जाना पड़ेगा, चल के, या फिर क्राउडिंग ऑन ट्रॉलीज। तो उसमें क्या होता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो, तो उसमें बहुत सारे लोग एक साथ भीड़ होके वो लोग जाते हैं। वैसे तो आज भी हम लोग जाते हैं ना, मेट्रो हो गया, बस हो गया, ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। जिनके पास कार नहीं होती या फिर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो जब लोगों के पास कार नहीं होगी अपनी खुद की, तो लोग क्या करेंगे, काम पे निकलेंगे, कैसे, या तो पैदल चल के या फिर धक्का खाते हुए भीड़ भाड़ में, ट्रॉलीज में, ठीक है, क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़ में पूरा उन्हें जाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। वी विल मूव डाउन स्ट्रीट्स लाइन विद प्रैक्टिकल नट ट्रीज, और जब हम स्ट्रीट्स में, गलियों में देखेंगे तो क्या देखेंगे, उन गलियों से हम गुजरेंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल नट ट्रीज होंगी, माने यूजफुल ट्रीज होंगी। आपको आपकी सड़कों में बादाम के जो पेड़ लगे हुए दिखाई देंगे, जो कि जिसको बेच के जो है थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए, खाने के लायक काम पे आए, ठीक है। जैसे आज क्या होता है, आज तो हम जब सड़कों से गुजरते हैं, गलियों से गुजरते हैं, तो वहाँ पे एल्म्स, ओक्स, ऐसे ट्रीज लगे होते हैं, ये आपके डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल ट्रीज होते हैं, है ना, कॉनिफेरस टाइप के और ट्रीज लगे होते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन में स्थिति हमारी ऐसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि हम लोग सुंदरता दिखाए, ठीक है। हमें तब चाहिए रहेगा अर्निंग के लिए, खाने के लिए, तो तब आप जब भी सड़कों से गुजरोगे तो आपको प्रैक्टिकल नट ट्रीज दिखाई देंगे इंस्टेड ऑफ एल्म्स और ओक्स। इसके अलावा जो आपके लॉन एरिया है, जो आपका बरामदा होता है या जो बगीचा होता है, वहाँ पे तब वेजिटेबल्स लगे होंगे, फ्रूट्स लगे होंगे आपके फ्रंट लॉन में, ना कि आपके सुंदर सुंदर फूल लगे होंगे। आज किसी का भी हम फ्रंट लॉन देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर से फूल उगाए जाते हैं, फूल रखे जाते हैं ना। कोई वेजिटेबल उतना उगाता नहीं है, वैसे उगाते बहुत सारे लोग हैं बट इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन आने वाले फ्यूचर जनरेशन में लोग अपने घरों में ही, फ्रंट लॉन में ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब उगा के रखेंगे ताकि खाने के लिए यूज़ किया जा सके, क्योंकि उस समय गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करें, है ना, वो लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो ब्यूटिफिकेशन विल बी डिक्लाइन। सो लोग क्या करेंगे, अपने घर में ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उगा के खाने लगेंगे, क्योंकि बाहर तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा, है ना, इसीलिए। और फिर बोला जा रहा है कि जो टैक्स बेस है वो इतना कम हो जाएगा ना कि जो गवर्नमेंट है
जो गवर्नमेंट जो चलती है ना, जो भी वो चला रही है, सरकार जो काम कर रही है, वो सब के सब किसकी वजह से कर रही है? टैक्स की वजह से, जो कि हम लोग पे करते हैं, पब्लिक पे करती है। लेकिन अब पब्लिक के पास खुद खाने के पैसे नहीं होंगे, खुद उसके पास कमाई नहीं होगी, तो वो कैसे टैक्स पे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। बहुत टैक्स जो देगी भी अगर, तो बहुत कम हो जाएगा टैक्स बेस, क्योंकि पब्लिक दे ही नहीं पाएगी। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट अब अपना काम नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट अपने जेब से तो नहीं निकालेगी ना, तो उनके पास होगा नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आपके लाइब्रेरी हो गया, स्कूल है, कॉलेज है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, ये सब सपोर्ट नहीं कर पाएंगी वो लोग। जो इसकी सफाई है या इसकी जो मरम्मत है, वो सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 लाइन्स समझ आई होंगी। नाउ फ्रेंड्स, अब हम आगे के लाइन्स को समझते हैं। वी विल हैव टू डोनेट आवर्स आफ्टर आवर ईच वीक टू रेक द लॉन ऑफ द लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल, to tuck point the chimney of the federal building. If we don't want the place to fall like temples in Rome, don't want sheep to graze in our squares, as they grazed in the forum for 1,000 years. अब फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अब जब टैक्स बेस नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम सिटीजन्स को खुद आगे बढ़ना होगा, हमें काम को डिवाइड करना होगा। हम सभी को खुद से अपने सिटी को बचाने के लिए, अपने हेरिटेज को बचाने के लिए अपना जो है कुछ कीमती समय दान देना होगा। ठीक है, समझ रहे हो? वी विल हैव टू डोनेट आवर्स आफ्टर वर्क ईच वीक, माने हर हफ्ते हमें कोई एक दिन होगा जिसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको खुद से इस काम को करना है। जैसे घर का काम करते हैं ना हम लोग, इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता। साफ़ सफाई करते हैं घर की, हमें कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक उसी तरीके से हमें बाहर निकल के अपने जो सिटी है, हमारी जो जगह है जहाँ हम रहते हैं बाहर, वहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। वहाँ पर कोई भी अगर कुछ चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए वहाँ पर डोनेट लिख दिया गया है वर्ड। ठीक है, तो हम जैसा अपना काम करते हैं, अपना काम वाम करके आएंगे और हफ्ते का एक दिन हमारा ऐसा होगा जिसमें हम क्या करेंगे? अपना सिटी का काम करेंगे, सिटी को ठीक करने का काम करेंगे, साफ सफाई का काम करेंगे। हम जो अपना समय लगाएंगे हफ्ते में एक बार करके, ठीक है, तो उसमें हम करेंगे क्या? तो वो दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, टू रेक द लॉन ऑफ द लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल। ये जो आपके पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गया, सिटी हॉल हो गया। ठीक है, सिटी हॉल आपका अमेरिका के पर्सपेक्टिव में बताया गया है ना। आज आप इंडियन पर्सपेक्टिव में देखो, सिटी हॉल मीन्स म्यूनसिपैलिटी ऑफिस। ठीक है, तो देखो रेक का मतलब होता है स्वेपिंग द डस्ट और लीव्स एटसेट्रा, झाड़ू लगाना। अब गली में आप देखते हो आज के टाइम पे झाड़ू वाले होते हैं, आपके सफाई कर्मचारी होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, क्योंकि हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या है उसने सब लगाया हुआ है। लेकिन जब हम टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो तब ये लोग भी काम करने नहीं आएंगे। तब हमें खुद निकलना पड़ेगा और सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ की सफाई करनी पड़ेगी? हमें गलियों की सफाई करनी पड़ेगी। ये जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ का सारा धूल और मिट्टी जो भी ज़मीन पे लीव्स वगैरह पड़े, उन सबको साफ़ करना पड़ेगा झाड़ू दे के। ठीक है, उसके बाद हमें अगर कोई बिल्डिंग फेडरल बिल्डिंग है, जैसे मीन्स गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मान लो वो टूट रहा है तो उसको रिपेयर कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे, क्योंकि तब गवर्नमेंट के पास टैक्स तो है नहीं कि वो उसको रिपेयर करवाए। तो टक पॉइंट मीन्स रिपेयर करवाना। टक पॉइंट एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू दोबारा से चीज़ों को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो चिमनी आपका जानते हो आप सभी कि फायर प्लेस जो होता है वहाँ पे चिमनी लगी होती है। अब इंडिया में तो इतना चिमनी नहीं लगा होता, ठीक है, लेकिन अमेरिका जैसे जो देश होते हैं वहाँ पे चिमनी होती है। ठीक है, जो फायर प्लेस होता है वहाँ से आग जलती है, तो वहाँ उसका सारा धुआं बाहर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो फेडरल बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहाँ की जो चिमनी है वो अगर ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो उसको टक पॉइंट मीन्स उसको रिपेयर कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। तो यानी पूरी देखभाल, उसकी जिम्मेदारी किसकी है देखभाल करने की? हम सिटीजन्स की है। सो फ्रेंड्स, पोइट आगे कहते हैं, इफ़ वी डोंट वांट द प्लेस टू फॉल लाइक टेम्पल्स इन रोम, अगर हम नहीं चाहते कि रोम के जैसे मंदिर गिर गए थे। ठीक है, रोम जो है बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, अपने टाइम का। तो जब यहाँ से पावर चली गई तो लोग जो यहाँ पे रहते थे उन्होंने उतना देखभाल नहीं किया, तो यहाँ के जो मंदिर थे पूरे टूट फूट गए। ठीक है, तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारी जगह भी ऐसे रोम के मंदिरों जैसी टूट जाए, तो हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी कि हम इसकी देखभाल करें। डोंट वांट शीप टू ग्रेज इन आवर स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर्स वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग आके इकट्ठे होते हैं, जैसे मार्केट प्लेस। ठीक है,
तो अगर हम नहीं चाहते कि जो शीप जो भेड़े हैं वो हमारे स्क्वायर्स में आके क्या करें, घास चढ़े, तो हमें खुद ही घास को निकालना पड़ेगा। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। तो जैसा कि बहुत सालों पहले जो फोरम हुआ करता था, वहाँ पे जब पूरा सिविलाइजेशन खाली हो गया, वहाँ के लोग खाली हो गए, चले गए वहाँ से, तो वहाँ पे घास बची थी जिसको कौन, शीप थे, जो भेड़े थी वो खा रही थी, चर रही थी घास को। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारी जगह भी ऐसी हो जाए कि जो भेड़े हैं वो घास चरे यहाँ पे, तो हमें खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम इसकी देखभाल करें। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए, जैसे रोम के जो टेम्पल्स हैं कि वो गिर जाएंगे अगर हमने देखभाल नहीं करी। फिर उन्होंने हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया कि जो फोरम है वहाँ पे सालों से जो है जो आपके शीप है वो घास चर रहे हैं। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे भी जो शीप्स है वो घास चरे, तो हमें खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो यहाँ पे उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें दिखाया है, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, पोइट ने हमें 2 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे खुद से अपनी जगह की, तो क्या होगा। जैसे रोम था, रोम के टेम्पल्स सारे गिर गए थे क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और फोरम जो हुआ करता था, फोरम आपका रोम का ही एक जगह है जहाँ पे रोम का सारा काम हुआ करता था, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जगह थी, रोम का सारा काम होता था। तो अगर हम नहीं चाहते कि फोरम में जैसे भेड़े आके घास चर रही थी, तो ठीक वैसे ही हमारे स्क्वायर्स में आके, हमारी जगह पे आके वो लोग घास चरे, तो हमें खुद ही इसकी देखभाल करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रोम का एग्जाम्पल लेके हमें समझाया है, रोम के टेम्पल्स और रोम का फोरम। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हेरिटेज बचा रहे, तो हमें खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेनी होगी। फ्रेंड्स, अब हम आगे के स्टैंजा को समझते हैं। ठीक है, विद अ लिटिल एफर्ट द कंट्री विल गो ऑन, सो व्हाट इफ वी हैव लॉस्ट आवर हाई प्लेस टू स्ट्रॉन्गर Carthages, whose far-flung fleets will be loaded with merchandise cheaper than ours. We will be glad to watch from the beach as the lights from Korean armadas pass on their endless patrols around the world. So यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि हम जो सिटीजन्स हैं, अगर वो कोशिश करें ना, तो हम सब चीज़ों को संभाल सकते हैं और ऐसा करके हम अपने देश को बचा सकते हैं। ठीक है, विद अ लिटिल एफर्ट, हमारे थोड़े से प्रयास से हम अपने कंट्री को ठीक कर सकते हैं, बचा के चल सकते हैं। सो व्हाट इफ, सो क्या हुआ अगर वी हैव लॉस्ट, वी कौन, पावरफुल कंट्रीज, जो आज करंट पावरफुल कंट्रीज है लाइक अमेरिका जैसे देश, तो अगर क्या हुआ हम लोग खो देते हैं, लॉस्ट आवर हाई प्लेस मीन्स हमारा डोमिनेंस टू स्ट्रॉन्गर Carthages, हमारे ओपोनेंट टीम को दे देते हैं, हमारे ओपोनेंट टीम के पास चला जाता है हमारा डोमिनेंस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पावर एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं रहती, वो बदलती रहती है, फ्लक्चुएट करती है। तो आज जो पावरफुल कंट्रीज़ है, ज़रूरी नहीं कल भी वही रहे। ठीक है, तो Carthages आपका एक एंशियंट सिटी है। ठीक है, तो एंशियंट सिटी का वो आपका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, जैसे Carthages हार जाती है रोम से, रोम क्या करता है, अटैक करता है, इनके बीच वॉर होता है Carthages और रोम के बीच, और Carthages हार जाते हैं। तो ठीक है, वैसे ही हम लोग भी जैसे डिफीट हो जाएंगे हमारे ओपोनेंट कंट्रीज से और हमारा डोमिनेंस चला जाएगा। तो क्या हुआ, whose far flung fleets will be loaded with merchandise. फार फ्लंग, फार माने रिमोट, माने दूर, फ्लंग माने, फ्लंग फ्लीट्स का मतलब क्या होता है, फ्लीट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, बड़े बड़े जहाज। ठीक है, तो फार फ्लंग माने वर्ल्ड के हर एक कोने में इनके फ्लीट्स यानी इनके जहाज विल बी लोडेड, वो लोडेड होंगे किसके साथ, विद मर्चेंडाइज माने गुड्स के साथ, इनके पास बहुत सारा सामान होगा जिसको ये लोग खरीदेंगे, बेचेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर हम अपना डोमिनेंस खो देते हैं इन हमारे ओपोनेंट कंट्रीज से, ठीक है, ओपोनेंट कंट्रीज के पास जो है, जैसे पोल्स वाले जो कंट्रीज है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका जैसे जो छोटे आइलैंड कंट्रीज है, अगर इनके पास चली जाती है पावर, तो इनके पास जो जहाज है, इनके बड़े बड़े जो जहाज है, वो दूर दूर तक वर्ल्ड के हर एक कोने में क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, मर्चेंडाइज के साथ, बहुत सारे सामान के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीपर होंगे देन आवर्स, मीन्स हमारे से कम दाम के होंगे। ठीक है, वी विल बी ग्लैड, तो हम क्या होंगे, हम खुश होंगे। वी विल बी ग्लैड टू वॉच फ्रॉम द बीच, हम बीच से देखेंगे इनको और देख के बहुत खुश होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो उन्होंने बोला ना, सो व्हाट इफ वी लॉस्ट आवर हाई प्लेस, तो क्या हुआ अगर हम अपना डोमिनेंस खो देते हैं। सो ही वांटेड टू से दैट दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक साधारण प्रक्रिया है, ऐसा ही होता है। पावर हमेशा कंसंट्रेटेड नहीं रहती, फ्लक्चुएट करती है, पावर विल बी शिफ्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एज द लाइट्स फ्रॉम कोरिया आर्मडास पास, यानी ट्रेड कॉरिडोर्स कोरिया का हो जाएगा,
कैसे देखो ना, बोला हुआ है यहाँ पे ऑन देयर एंडलेस पेट्रोल्स अराउंड द वर्ल्ड। पेट्रोल्स माने नज़र रखना, गार्ड करना, वॉच करना, ठीक है। तो अब कोरिया के जो बड़े बड़े शिप्स होंगे वो पास करेंगे, ठीक है, ऑन देयर एंडलेस पेट्रोल्स, मतलब नज़रदारी वो लोग करेंगे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उनके शिप निकलेंगे नज़रदारी करने के लिए, क्योंकि ट्रेड कॉरिडोर्स किसके हो जाएंगे, कोरिया के हो जाएंगे। माने कोरिया से यहाँ पे रिलेटेड है एशियन कंट्रीज, ओके। सो जब इनके जहाज पास करेंगे, रातों को पेट्रोलिंग करेंगे, तो उसके लाइट्स जो होंगे शिप के वो हमें दिखाई देंगे, है ना। तो यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ये लोग, इनके शिप्स जो होंगे वो पेट्रोलिंग करेंगे, नज़र रखेंगे। जैसे आज हमारे जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए जैसे देश, वो लोग करते हैं, ठीक वैसा ये लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पावरफुल हो जाएंगे ना उस टाइम पे। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा लाइन्स। सो पोइट कहते हैं इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, इनको देख के हम लोग ही खुश रह लेंगे। हम लोग देखेंगे कि भाई जो दिन हमारे थे वो हमने इंजॉय करे, अब आने वाले दिन किसी और के हैं, उन्हें इंजॉय करने दो थोड़ा। सो फ्रेंड्स, आगे अब हम समझते हैं लाइन्स को। सो यहाँ पे क्या बोला है, लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन, वी विल से टू आवरसेल्व्स एज वी बिगिन टू स्वे टू द स्ट्रेन्स ऑफ आवर नेटिव बीच बैंड, इग्नोरिंग द हिट्स फ्रॉम द आर्टिक ऑन द रेडियो। लिटिल टाइम इन द सन का क्या मतलब होता है, लिटिल टाइम इन द सन का मतलब होता है इंजॉय करना, ठीक है। लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन, देयर किसके लिए बोला गया है, आइलैंड कंट्रीज़ के लिए, जो छोटे छोटे पुअर कंट्रीज़ हैं, जो आज वो आगे जाके आने वाले फ्यूचर में पावरफुल बन जाएंगे, ठीक है, पैसे वाले बन जाएंगे। तो इनको हम थोड़ा इन्जॉय करने देते हैं, ठीक है। आज हमने इन्जॉय किया, कल ये लोग इन्जॉय कर लेंगे, परसों फिर हम दोबारा कर लेंगे। सो कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग इनको देख के खुश रहेंगे, ठीक है। लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन, इनको भी अब थोड़ा सा इन्जॉय करने दो, इनकी बारी आई है, ठीक है। वी विल से टू आवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप से कहेंगे ये बात कि इनको थोड़ा इन्जॉय कर लेने दो, एज वी बिगिन टू स्वे, और हम क्या करेंगे, हम लोग भी इन्जॉय करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग अपना म्यूजिक के बीट पर डांस करेंगे, वैसे ही हम लोग जो है अपने आप से बोलते हुए कि इनको थोड़ा इन्जॉय करने दो, और खुद क्या करेंगे, म्यूजिक लगा के इन्जॉय करेंगे, ठीक है। टू द स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स का मतलब होता है म्यूजिक, ऑफ आवर नेटिव बीच बैंड, हमारा जो लोकल कल्चर है, हमारा जो बीच बैंड है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, म्यूजिक सुनते हुए आराम करेंगे। हम लोग लग्जूरियस लाइफ को अवॉइड करके हम लोग एक सिंपलर लाइफ जिएंगे, ठीक है, और उसी में खुश रहेंगे। इग्नोरिंग द हिट्स फ्रॉम द आर्कटिक ऑन द रेडियो, आर्कटिक जैसे जो कंट्रीज़ है वहाँ से न्यूज़ जो आएगा रेडियो में, उसको इग्नोर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने जो म्यूज़िक है, लोकल कल्चर के जो म्यूज़िक है, उसको सुनते हुए क्या करेंगे, झूमेंगे। स्वे माने झूमना, ठीक है, तो वैसे झूमेंगे। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से हम अपनी बर्बादी का जश्न मनाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पूरा पोएम कंप्लीट होता है। कार्ल डेनिस ने स्टार्टिंग करी थी अपने पोएम की, द ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड विल लाइकली गो ऑन, यानी कि धीरे धीरे करके धरती का तापमान, गर्मी का ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और जिसको उन्होंने स्टार्ट किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताते हुए उन्होंने लास्ट में हमें बताया कि जो भी चलो होगा, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है हमारे लिए, है ना। सुनने में तो ऐसा पोएम वाइज हमने पढ़ लिया, चलो ठीक है, बट जब ये चीज़ होगी तो कितना बुरा होगा, है ना। लेकिन फिर लास्ट में वो हमें बोलते कि चलो तुम टेंशन छोड़ो, तुम क्या करो, अपने बर्बादी का जश्न मनाना, मतलब जो भी कुछ हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सिचुएशन हो, उसमें खुश रहने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आपका पूरा पोएम कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पोएम वैसे तो, बट आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं पे भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो यहाँ पे उन्होंने हमें जो बताया कॉन्सिक्वेंसेस, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक है। अगर आने वाले फ्यूचर जनरेशन में ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो शायद इसी तरीके का आपको पूरा सिनेरियो देखने को मिलेगा, जो कि कार्ल डेनिस ने हमें बहुत पहले ही बता दिया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।